चलिए पहला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगी। सबसे पहले मिस यूनिवर्स इंडिया ये खिताब हर साल होता है जो कि मिस यूनिवर्स में देश से प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें कह रहा है बिहार से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, तो बिहार का क्या होगा पता है, काजल रानी, कहीं कहीं नाम काजल चौधरी भी मिल रहा है, इसलिए उस सब बातों पे नहीं जाना है, सिर्फ काजल पे हम लोग को जानना है। ये रहने वाली है शेखपुरा बरबीघा की। पूरा ये सब चीज़ डाटा नहीं पूछने वाला है, ऐसे जानकारी के लिए बता देते हैं ताकि आप लोग याद करने में आसान हो। अगर उस आसपास के क्षेत्र के आप लोग होंगे तो याद करना आसान हो जाएगा कि वो हमारे बगल की रहने वाली है, यही मिस यूनिवर्स में बिहार से प्रतिनिधित्व करेगी। तो काजल रानी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या करेगी, यह बिहार का मिस यूनिवर्स इंडिया में प्रतिनिधित्व करेगी। एक सवाल यहाँ निकल कर आता है कि मिस इंडिया यूनिवर्स कौन है, भूल गए सब, रिया सिंघा है ना जी, लिख लीजिए मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 कौन है, रिया सिंघा। मिस इंडिया यूनिवर्स रिया सिंघा। और मिस इंडिया यूनिवर्स बिहार काजल रानी, काजल रानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बिहार किस तकनीक नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है, जबकि काफी इसका विरोध भी हो रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन फिर भी यह क्या हो रहा है, सबसे टॉप लेवल पर पहुंच चुका है। 148 लाख मीटर लगाना है, जिसमें से कि टारगेट अपना 31.3 लाख मीटर लग चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, स्मार्ट मीटर लगाना, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्मार्ट मीटर लगाना, एकदम नोट कर लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने के क्षेत्र में बिहार क्या हो गया है, अग्रणी राज्य बन गया है। 148 लाख मीटर का टारगेट रखा गया है, जिसमें 31.3 लाख मीटर लगाया जा चुका है। इसीलिए ये बहुत ही अहम है और ऐसे सवाल ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन अगर इस तरीके का रहेगा, लगेगा ये सही है कि वो सही है, ठीक है ना। देख लेंगे, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना, वो सब डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, जानने की, सिर्फ सुनने के लिए, ताकि उससे कोई रिलेट कर लें तो याद होना आसान हो जाए। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित है, इसमें एक सारी प्रिंटिंग एरर है, इसको समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया, नालंदा परिसर के उद्घाटन किया गया। देखिए ऐसा सवाल पिछले बार बीपीएससी में भी देखा गया था, और ऐसा सवाल बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल होता है, जहाँ पे दो व्यक्ति लगेगा, अहम व्यक्ति रहेगा कि ये उद्घाटन किए कि वो उद्घाटन किए, और काफ़ी मामला पेचीदा होता है। तो यहाँ पे लगेगा कि बिहार में है तो नरेंद्र मोदी किए हैं कि नीतीश कुमार किए हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा दिमाग नहीं लगाना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने क्या किया, 19 जून 2024 को नालंदा में एक नए परिसर विश्वविद्यालय का स्थापना किया, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में। कब हुआ था स्थापना, 2010 में। किसका कॉन्सेप्ट था, स्थापना का श्रेय किसको जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को, बहुत ही अहम, एपीजे अब्दुल कलाम को 2010 में। पढ़ाई शुरू कब से वहाँ होना शुरू हो गया, 2014। दो सवाल और जान लेंगे, पहले चांसलर और वर्तमान में चांसलर कौन है। सबसे पहला इसका चांसलर थे अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, नाम सुने होंगे,
और वर्तमान में चांसलर कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, ठीक है। पहले चांसलर अमर्त्य सेन, वर्तमान चांसलर अरविंद पनगड़िया। किसके? जो नालंदा में नया यूनिवर्सिटी बना है। कभी कभी कुलपति भी पूछ देगा कि इसके कुलपति कौन है, तो कुलपति कौन हो जाएंगे? अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? इसे भी याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम। और उसको ध्वस्त कौन किया था, बर्बाद कौन किया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। हाँ, कहा जाता है कि 3 महीना तक वो पुस्तकालय जलते रहा था, यूनिवर्सिटी जलते रहा था। अब कितनी सच्चाई है वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग को जानना क्या होगा? इसका आंसर उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके पहले चांसलर अमर्त्य सेन, वर्तमान चांसलर अरविंद पनगड़िया और कुलपति वर्तमान में अभय कुमार सिंह। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ये इन्हीं का संकल्पना था, कॉन्सेप्ट इन्हीं का था। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के बाद, अंतराल के बाद, निम्नलिखित में से कौन जो है खिलाड़ी होगा जो ओलंपिक का प्रतिनिधित्व किया है 44 साल के बाद? बहुत ही सुंदर सवाल। एक पहला ऑप्शन आता है संगीता, दूसरा ऑप्शन आता है पल्लवी कुमार, तीसरा ऑप्शन श्रेयसी सिंह, चौथा ऑप्शन समरथ चौधरी। ओलंपिक में जिन्होंने बिहार से प्रतिनिधित्व किया, सबसे बड़ी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इसलिए क्योंकि इकलौता खिलाड़ी, एक भी बिहार का कोई खिलाड़ी जो ओलंपिक में भाग नहीं किया था। सोच लीजिए 44 साल के बाद है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बड़े सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हमारे विधानसभा की वो विधायिका, हाँ, मेरे विधानसभा की यही विधायिका है। इसका नाम है श्रेयसी सिंह। इसको गोल्डन गर्ल कहा जाता है। गोल्डन गर्ल, क्या कहा जाता है? गोल्डन गर्ल। ये जमुई विधानसभा बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जमुई विधानसभा, जमुई विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं। किस पार्टी से? तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी। और ये इनका संबंध जो है किस खेल से है ये भी जान लीजिए, निशानेबाजी। पूछ सकता है ऐसा ई प्रश्न ना देकर, क्वेश्चन को पलट सकता है, इससे रिलेटेड पूछ सकता है कि श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है। निशानेबाजी में भी एक होता है ट्रैप शूटिंग। ट्रैप शूटिंग 5 रेंज रहता है, 25-25 का शॉट लगातार लगाना पड़ता है, 125 बार 5 का रहता है। अब एक बार में 25-25-25-25-25 उस पर अंक दिया जाता है, तो ये ट्रैप शूटिंग कहलाता है, निशानेबाजी के ही तहत। खैर, ओलंपिक में भाग ली लेकिन कोई स्थान प्राप्त नहीं कर सकी, बहुत नीचे रैंक रहा, 23वां रैंक रहा था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े उपलब्धि की बात है कि बिहार की तरफ से इन्होंने क्या किया, प्रतिनिधित्व किया। गोल्डन गर्ल इसलिए कहा जाता है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेल भी अपने आप में एक बहुत महान खेल माना जाता है, ठीक है ना। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में यह क्या ली थी? स्वर्ण पदक ली थी। पूछता है सब सवाल, सब कोशिश कीजिए कि थोड़ा कहीं भी हो तो लिखने का कोशिश कीजिए। गोल्डन गर्ल जमुई विधानसभा से निर्वाचित, पूछेगा किस क्षेत्र से आती है, किस क्षेत्र से चुनाव जीती है, तो जमुई विधानसभा। मान लिया हमारे लिए आसान है कि भाई हमारे क्षेत्र के तो हम जान रहे हैं, लेकिन जो और भी लोग हैं उनके लिए तो लगेगा ना भाई। अभी हम ही को कोई बोल देगा मुजफ्फरपुर का कोई विधानसभा, सीतामढ़ी का कोई विधानसभा, समस्तीपुर का कोई विधानसभा, कह देगा आप ही लोग को। वारिसनगर कहाँ का विधानसभा सीट बताइए तो? वारिसनगर समस्तीपुर।
तब इस तरह से अब नया नाम आएगा जिसके लिए जो वहाँ अगल बगल का है तब ना वहाँ जानेगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ, सराय रंजन कहाँ का है? विजय चौधरी वहीं से जीते हैं, जल संसाधन मंत्री। ठीक है, इतना लिख लिए ना। तो श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से? शूटिंग, निशानेबाजी, ट्रैप शूटिंग। ठीक है, और इन्होंने ओलंपिक में बिहार से एकमात्र महिला या एकमात्र खिलाड़ी कह सकते हैं जिन्होंने भाग लिया। बहुत ही अहम सवाल, इसको VVI कर सकते हैं, ये सवाल पूछने की संभावना हो सकती है। आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? फुलवरिया डैम है, उस पर सोलर प्लांट फ्लोटिंग तैरता हुआ। काफी अहम सवाल, कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन है नालंदा, ठीक है, जमुई, नवादा, गया। चारों दक्षिण इलाका का क्षेत्र है। अब बताइए इसमें दिमाग लगाकर, थोड़ा दिमाग लगाइए तो सवाल आप लोग के दिमाग में सेट भी होगा। फुलवरिया डैम, फुलवरिया गांव का नाम भी है। हाँ, तो लालू प्रसाद साहब को नजरे आए करेगा, ऐसा थोड़े ही है कि फुलवरिया एक ही जगह है, बहुत जगह दो दो तीन तीन हुआ। गया में नहीं, ये नवादा में है। रजौली, रजौली नाम सुने हैं? झारखंड के बगल में सीमा से सटा हुआ, बिहार झारखंड का बॉर्डर रजौली, वहीं पर है फुलवरिया। वहीं पर डैम पर बनाया गया है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो नवादा में। इसको बिहार का मेघालय कहा जाता है, याद रखिएगा, बिहार का मेघालय इसलिए कहा जाता है कि सुबह और शाम के समय एकदम प्राकृतिक दृश्य बेहद खूबसूरत, एकदम लगेगा कि हम कहाँ आ गए, मेघालय में आ गए। सुबह और शाम दोनों के टाइम में देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए इसको कहा जाता है बिहार का मेघालय। ठीक है ना? तो कहाँ पे है? नवादा में। वहीं पर बन रहा है पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के सोल मंत्री नहीं, यहां पे सुधार लेंगे, खेल मंत्री। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पर आ गया, खेल मंत्री कौन है बिहार के? सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। कहां पर किया? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बताइए इसका आंसर। जून 2024 में, इसका उद्घाटन 2024 में किया गया है। कहां किया गया है? पटना में, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग। इसका टारगेट यही है कि ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी पहुँचे बिहार से, वहाँ प्रशिक्षण मिले खेलने के लिए, खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए। बहुत लोग बिहार में अभी भी पिछड़े में, अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में देखे थे कि बिहार से मात्र एक खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में टेक पार्ट भाग ली थी, वो थी श्रेयसी सिंह। इसका टारगेट ही है ओलंपिक पोडियम पे पहुंचाना। इसका टारगेट क्या है? उद्देश्य स्थापित करने का, ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाना। ओलंपिक पोडियम पर ले जाना। बिहार के खेल मंत्री कौन? सुरेंद्र मेहता। कहाँ उद्घाटन किए? पटना में उद्घाटन किए। बहुत सुंदर। अगला सवाल देखते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूल के प्राचार्याध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सबका जी का जंजाल बन गया है।
रिक्शा नहीं होगा, इसको शिक्षा कर लेना है। हाँ ठीक है ना। तो बहुत ही माने कि आप हाजिरी बनाने के लिए आप स्कूल पहुंचे हैं, मोबाइल में वो ऐप रहेगा, ऐप खोलिए और मोबाइल का लोकेशन से आपका फ़ोटो देने के बाद पता चल जाएगा कि आपकी उपस्थिति विद्यालय में है या नहीं है। जितने भी टीचर लोग बनने जा रहे हैं या जो बने हैं उस सब बातों पर ध्यान रखिएगा। बहुत पहले क्या होता था, फांकीबाजी चलता था, घरे में है बोलता था हाँ स्कूल में है, अब पता नहीं चलता था। अब लीजिए इसका भी उपाय कर दिया बिहार सरकार। तो ये ऐप है, कौन सा है, ई शिक्षा कोष ऐप। क्या नाम है, लिख लीजिए, ई शिक्षा कोष ऐप। इसका शुरुआत कब से हुआ है, जून 2024 से। कब से शुरुआत हुआ, जून 2024 से, जून 2024। सबका हालत खराब कर दिया है ये ऐप। इसका भी उपाय निकल ही जाएगा, ऐसा नहीं है, इसका भी उपाय तो निकाल ही लेगा कोई ना कोई। है तो सही, लेकिन जानते करते हैं चोर को 84 बुद्धि होता है, कुछ ना कुछ तो उपाय निकालवे करेगा। क्या अगला देखेंगे, बिहार के अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए एल&टी एक कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, एल&टी को अनुमति मिल गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन कह रहा है सत्य है लार्सन एंड टुब्रोसन एल&टी के बारे में। क्या कह रहा है कि इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा। सही है, लखीसराय के कजरा में है, सही, जानते हो, देखे हो क्या। ओ मतलब उपयुक्त सभी आ गया तो इसका मतलब सही है होगा ना। देखिए ये सब भी एक ब्रह्मास्त्र है, अगर उपर्युक्त सभी दे रहा है तो इसका मतलब संभावना है 90% की इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। लेकिन एक हमारे यहाँ बहुत बड़े बिस्खोबड़ा बैठे हुए हैं जो कि आपका ई ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक हट गया है। बीपीएससी में कहाँ हटा है जी, एक से अधिक है, बीपीएससी में हटा नहीं है, टीचर वाला में डी में ही कर दिया है, या तो इनमें से कोई नहीं एक से अधिक कर देगा। 5 ऑप्शन हटा दिया, लेकिन ई में तो वो तो समझिए 5, 7, 8, 9 ऑप्शन हो गया हमारे पास। उस तरह से सोचिए तो ऑप्शन की संख्या बढ़ ही गया, हटाया कौन चीज, खुद खाली कर दिया कि एगो इसी के तरीके से एगो और कोटेशन एगो लाइन और दे देता इसी से रिलेटेड। तो इसलिए ध्यान देना है, सब उपयुक्त सभी लास्ट में जब नहीं आवे, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मार सकते हैं, एकदम ऑथेंटिक रहिए तभी बनाइए। लेकिन इसमें सही है, इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जा रहा है, क्योंकि हमको जानना है, ये सेंटेंस जानना है, क्योंकि हो सकता है अगले सवाल में इसको पलट के पूछ सकता है। क्या है, इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट, ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, इसको एकदम याद रखिएगा। कितना इसका है, 185 मेगावाट, ठीक है, 1470 करोड़ की लागत से बन रहा है। 254 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज क्षमता, सिर्फ ये क्षमता 185 वाला याद रखिए। और यहाँ पे एल&टी एक दिया ही है, एल&टी का वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। पहले बोल ही दिए थे उपर्युक्त सभी, तो हर चीज़ में उपर्युक्त सभी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो पता चला कि उपयुक्त सभी के चक्कर में सभी गलत हो जाएंगे, इसलिए उस बातों को ध्यान नहीं देना। 185 मेगावाट से लखीसराय के कजरा, ये जगह एकदम याद रखिएगा, लखीसराय का कजरा, ये जगह बहुत ही याद रखना जरूरी है, यहीं बन रहा है। साथ ही साथ एक भागलपुर के पीरपैंती में भी, ठीक है ना, वो भी याद रखिएगा। चलो आगे देखो, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड वॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन उपयुक्त में सभी दिया है इसमें भी, लेकिन दिमाग लगाना है इसमें। कहने का मतलब है कि उपयुक्त सभी है, लेकिन हमको लगाना है दिमाग। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये क्या कह रहा है कि जहाँ पे एकदम पहाड़ है, सूखा पहाड़ है, जहाँ पे पौधा नहीं है,
वैसे जगहों पर वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के कुछ सिलेक्टेड जिलों में, ये आपका 4 जिला आपको सेलेक्ट किया गया है और वहीं पर किया जा रहा है। ठीक है, हम इसके अनुसार मान लेते हैं इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, लेकिन हम इसी का सवाल पूछ देंगे कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा इनमें से बिहार के किस जिले में वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर जरिए पौधरोपण का कार्यक्रम में शामिल जिला नहीं है? ऑप्शन रहेगा औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा। तब क्या कीजिएगा? तब नालंदा मारिएगा ना। तब आपको तो ये तीनों तो याद रखना ही पड़ेगा, औरंगाबाद, गया, नवादा में नहीं है, जमुई तो याद रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये चारों जिला याद रखना जरूरी है। अगर उपयुक्त सभी है तो हम लोग उपयुक्त सही मारेंगे, ठीक है ना। जमुई याद रखना है, जमुई में ऐसे भी पहाड़ बहुत है, पेड़ पौधा कम है, इसलिए वहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम, वृक्ष का कार्यक्रम लगाने का कार्यक्रम बिल्कुल होना चाहिए। वहाँ क्या, हर जगह होना चाहिए। आजकल तो आदमी इतना चकाचौंध की दुनिया में जा रहा है। अगला देखेंगे, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग BWKL बिहार महिला वुमेन कबड्डी लीग बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए महत्वपूर्ण, ये पहले जानिए कि ये क्या था, पहला संस्करण। क्या था? पहला संस्करण। जब भी कोई चीज पहली बार आयोजित होती है तो वो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। पहला संस्करण था। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? कुल 6 टीमों ने भाग लिया था। कितना टीम भाग लिया था? 6 टीम भाग लिया था। तो इसमें कह रहा है कि खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? 6 टीम में 4 टीम का नाम दिया हुआ है, 2 टीम और था इसमें, नालंदा और सीतामढ़ी, ठीक है ना। बाकी 4 का नाम दे दिया गया, पटना पेलिकन, सिवान टाइटंस, मगध वॉरियर्स, सारण स्ट्राइकर्स। तो आपको बताना है इसमें से जीता कौन और किसको पराजित करके, ये 2 टीम का नाम याद रखना जरूरी है। अब वो दोनों यहाँ साथ में बैठे हुए भी हैं, दोनों यहाँ साथ में बैठे हुए भी हैं, दोनों जिला पर हैं। अब अंदाज लगाइए कौन कौन जिला वाले होंगे। छपरा सिवान, कौन है छपरा सिवान के? आप हैं। तो आपके बगल में कोई है सिवान के क्या? तो उससे बगल में तो वही है, उसके बगल में छपरे वाला बैठल है। तो इसका आंसर होगा सिवान टाइटंस विजेता। सिवान टाइटंस विजेता रहा था और सारण स्ट्राइकर्स उप विजेता। बहुत बुरी तरह से हराया था, 27-20 के अंतराल से, 27 और 20 हैं। हाँ, अब पटना पेलिकल तीसरे स्थान पर रहा था। मेन जानना है कौन जीता, किसको पराजित किया। तो सिवान टाइटंस जीता और सारण स्ट्राइकर्स को हराकर, ये जाना। पहला संस्करण था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल, हम बता रहे हैं, इसको गौर से रखिएगा। सिवान टाइटंस क्या जीता है? बिहार महिला कबड्डी लीग, जो कि इसका पहला संस्करण इसी साल आयोजित हुआ, ठीक है ना। याद रहेगा दिलीप? हाँ, आगे बढ़ते हैं। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में हिंदी माध्यम में चिकित्सा मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? बस यही बोले, गलती एकदम नहीं करना एग्जाम में। बोले ना तुम्हारे माइंड में ये चीज़ सेट हो चुका है और ये गलती करोगे एकदम 2-3 नंबर गलत हो जाएगा। नहीं है इसका आंसर पहला मध्य प्रदेश है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बिहार का एग्जाम है, संभावना रहती है, लेकिन जानबूझ के 2-3 प्रश्न ऐसा देगा जिसका रैंकिंग बिहार का दूसरा, तीसरा, चौथा भी रहता है। इसलिए वो गलती एकदम नहीं कॉन्फिडेंस के साथ करना है कि वही होगा। इसका आंसर होगा दूसरा, ठीक है ना। पहला नहीं होगा, क्योंकि पहला कौन सा है? मध्य प्रदेश। पहला है मध्य प्रदेश। मतलब ये कहने का क्वेश्चन समझे पहले, चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेजेस में हिंदी में पढ़ाई नहीं होती थी, इंग्लिश में ही होता है, लेकिन पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, जो कि वहाँ भोपाल में शुरू हो चुका है।
और उसके बाद उसी के तर्ज पे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री लोगों ने भी पहल के बाद कहा कि बिहार में भी ये शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य हैं, बहुत लोगों को मेडिकल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आता, दिक्कत होती है, कठिनाई होती है समझने में। तो इस कारण से पहली बार बिहार में भी अब शुरुआत होने लगा है मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई, जिसके तहत जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज, नेहरू मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ है? जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज बिहार में जी। कहाँ, कौन राज्य में, जिला में? भागलपुर। यहीं से पहला कॉलेज यही है जहाँ शुरू होगा, बाकी अन्य कॉलेजेस में भी, मेडिकल कॉलेजेस में शुरू होगा, ठीक है ना। SKMCH कहाँ है, जान रहे हैं? NMCH कहाँ है? हाँ, उसी तरह से कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में, ठीक है। तो ये पहला मध्य प्रदेश और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बिहार। इसलिए दूसरा है, इसलिए इस मामले में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए याद रखना है, चिकित्सा के कॉलेज में, चिकित्सा कॉलेज में हिंदी की पढ़ाई करने के मामले में बिहार कैसा कितना राज्य बन गया? दूसरा राज्य बन गया बिहार, ठीक है। अगला देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी। इसे क्या नाम दिया गया है? 243 फीट। अभी तक भारत का, ये विश्व का सबसे ऊंचा स्टेच्यू कौन सा है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसका है? याद रखिए, ये सब भी पूछ सकता है। अभी तक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हिंदी क्या होगा? एकता की मूर्ति। हाँ ठीक है, चलेगा, यही है। कितना इसका था? 183 है सर। हाँ 183। ये कितना है? बाप रे, 243। अब बड़े सौभाग्य की बात है कि ये पटना में इसका स्थापना किया जाएगा, बनाया जाएगा। और यहीं पर पटना में इनका राजेंद्र घाट की समाधि स्थल कौन सी है? बहुत महाप्रयाण घाट। कहाँ है महाप्रयाण घाट? कहाँ पर है बताओ, जगह बताओ महाप्रयाण घाट। अरे PNM मॉल जाते हैं जी, तो वही रास्ता में मिलता है। हाँ, बांस घाट दाहिने तरफ। और उस क्षेत्र को पूरा डेवलप किया जाएगा, समझ लीजिए वो जगह अब हो जाएगा मनोरंजन का जगह, घूमने का जगह इस पर मनोरंजन का जगह। वहाँ जाइए, घूमिए, बैठिए, गोलगप्पा खाइए, मोमो खाइए, चाउमीन खाइए, चाट खाइए और घूमिए वहाँ पर। प्रसादम थोड़े खाएगा, सब खाएगा गोलगप्पा और चाट ना। महाप्रयाण घाट पर, हाँ वहीं पर आसपास है बांस घाट, महाप्रयाण घाट। इसका नाम पूछ रहा है क्या दिया गया? ये तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हम जान गए हैं, तो इनके बारे में क्या है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का, लेकिन यहाँ पूछ रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनका रखा गया है स्टेच्यू ऑफ विजडम, ज्ञान की मूर्ति। क्या? ज्ञान की मूर्ति, स्टेच्यू ऑफ विजडम, ज्ञान की मूर्ति। स्टेच्यू ऑफ विजडम के नाम से किसकी आदमकद प्रतिमा बनाई जा रही है? एक सवाल ऐसे पूछेंगे कि स्टेच्यू ऑफ विजडम के नाम से किस महापुरुष की आदमकद प्रतिमा बनाई जाएगी बिहार में? क्या आंसर होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत, इसके बनने के बाद ये सबसे बड़ी आदमकद प्रतिमा हो जाएगी, जो कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को भी पीछे क्या करेगी? छोड़ देगी। इसीलिए मामले में भी ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ विजडम किसका है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ पटेल। कहाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी? गुजरात में, केवड़िया। ये पूछ देगा राजेंद्र प्रसाद वाला कहाँ बन रहा है तो? हाँ, दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में मतदान का प्रतिशत देखिए। लोकसभा चुनाव जब हम पढ़ाए थे उसी समय बिहार का भी बता दिए थे। तो बिहार का मतदान का प्रतिशत एकदम VVI, क्वेश्चन को एकदम समझिए, VVI रखिए। कुल कितना चरण में बिहार में हुआ था? बिहार में भी 7 चरण और भारत में भी 7 चरण में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन,
यहाँ पूछ रहा है कि प्रतिशत कितना था। इसका आंसर होगा 56 पॉइंट, बड़ा में लिख देते हैं ताकि आपके दिमाग में जल्दी घुस जाए, 56.19, 56.19, 56.19% क्या हुआ था, मतदान हुआ था कुल 7 चरणों में। बिहार में कितना लोकसभा सीट है जी? हाँ तो कितना सीट पर चुनाव हुआ था? 40 सीट। हाँ तो 40 सीट है तो 40 सीट पर हुआ वो तो उससे क्या, चुनाव तो हुआ था ना, वो निर्विरोध जीता था, लेकिन वो सीट पर चुनाव हुआ था निर्विरोध, सॉरी निर्विरोध बोल रहा है, निर्दलीय था, निर्विरोध था वो सूरत वाला मनीष दलाल, मुकेश दलाल। तो ये 40 सीट। और दूसरा एक चीज याद रखना है कि बिहार में लोकसभा सीटों में आरक्षित कितना सीट है, ये भी याद रखिएगा, शायद हो सकता है ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इनमें से कौन सा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र आरक्षित नहीं है? याद है ना, 6 क्षेत्र पिछला क्लास में लिखा चुके हैं, गया, जमुई, किशनगंज नहीं है, समस्तीपुर, गोपालगंज, हाजीपुर, गया। 3 गो उधर रखिए, 3 गो इधर रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, लोकसभा से रिलेटेड और क्वेश्चन है, क्योंकि लोकसभा में सवाल पूछने की संभावना प्रबल है। क्या हुआ? निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में शपथ ली है? पहली बार ऐसा हुआ, एक शशिकांत झा थे पिटिशनर, उन्होंने ही कहा, आवेदन दिया मजिस्ट्रेट के सामने कि क्या सर मैं मैथिली भाषा में वकालत बहस कर सकता हूं, तो उनकी मांगों को मान लिया गया और पहली बार कोई कोर्ट में मैथिली भाषा में बहस हुआ। एक केस के बाद फिर लगातार 2-3 केस में भी मैथिली में ही सुनवाई चली। वैसे सब आपका क्षेत्र मैथिली क्षेत्र ही है, मैथिल क्षेत्र ही है, इसीलिए ऑप्शन भी इसी तरीके का है। तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा क्षेत्र में होगा, दरभंगा में। आंसर याद रखिए, दरभंगा में। ऑप्शन इसी तरह सब, सहरसा, दरभंगा। अहाँ के कैसे बोलता है मैथिली, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अहाँ के की कर रही छी ना? हाँ पाइन, हाँ पाइन क्या बोलते हैं, तो क्या बोले ना, अच्छा लगता है सुनने में। भोजपुरी भी सुनने में अच्छा लगता है, मैथिली भी अच्छा लगता है। सबसे खराब भाषा हम लोग का है, एकदम अपभ्रंश, जिसको नहीं भी मैंने बोलना, कुछ बोलना, कहाँ जाए रही, खैली, पनिया पी ले तब जियो बहरा ले। हाँ मैथिली में गाली भी दे देगा किसी को तो अच्छा ही लगेगा सुनने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय मखाना सेमिनार। मखाना बिहार के 6 जिला में मुख्य रूप से होता है, ठीक है ना, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया। क्या आंसर होगा? बी, मधुबनी में। दिमाग लगाओ, याद हो जाएगा, इसे थोड़ा समय दे रहे हैं। पूर्णिया या कटिहार? इसका आंसर होगा पूर्णिया। ये हुआ था जून में। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री थे। भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज, वहीं पर मरंगा एक जगह है, ठीक है ना, पूर्णिया में, वहीं पर हुआ था इसका आयोजन। और मखाना का प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कैसे किया जाए, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे पहुँचे, इसीलिए मखाना के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया और ये सेमिनार हुआ था पूर्णिया में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया। सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय मखाना सेमिनार। अगला देखेंगे, जून 22 से 23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था? हम लोग यहीं पर थे,
हाँ, कहा जाता है कि हम 2 दिन के अंदर में 28.5 लाख आम की बिक्री हुई थी। 28 लाख का आम ज्ञान भवन में। एक राजभवन में भी हुआ था, लेकिन ज्ञान भवन वाला आम पब्लिक के लिए था। तो ज्ञान भवन में जो हुआ था, तो कहाँ हुआ था? ज्ञान भवन कहाँ है? हाँ, पटना के ज्ञान भवन में हुआ था। बहुत सारी जितना भी बिहार का आम का प्रजाति है, जर्दालू आम, सिपिया आम, लंगड़ा आम, आपको मालदा आम, आम्रपाली आम, सब आम यहाँ आया था। एक से एक वैरायटी का किस्म का आम आया था। और 2 दिन में 28.5 लाख आमों की बिक्री हुई थी। खरीद खरीद के आम ले गया था। सुकुल, हाँ, वो भी आम था। तो ये पटना में हुआ था। एकदम याद रखिएगा, आम महोत्सव, सिर्फ याद रखना है, आम महोत्सव 2024 बिहार। कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय मखाना सेमिनार, पूर्णिया। ठीक है। पहली बार कोर्ट में मैथिली में बहस। हाँ, ये सब जिला वाला कंफ्यूजन होता है कि दरभंगा आंसर है कि पूर्णिया है कि पटना है कि आगे क्या है आंसर। तो एक एक करके देखते चलेंगे, याद होता चला जाएगा। हो सकता है ये सब सवाल परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य कह रहा है? ये 4 कथन हमारे पास है। ये चारों कथन में कह रहा है कि सही कौन सा कथन है। एक एक कथन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 49वां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 49वां यहाँ कहने का मतलब ये भारत रत्न से है, प्राप्त करने वाले, भारत रत्न प्राप्त करता। ठीक है, तो ये कर्पूरी ठाकुर 49वां जो है बिहार के जो हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले हैं। क्या ये कथन सही है? आप ही लोग बताइए। सही है, 49वां है भारत रत्न प्राप्त करने वाले। कौन? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर 49वें भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति। अगला सेंटेंस में देखते हैं, यह सम्मान पाने वाले वे बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। मतलब कि भारत रत्न अभी तक कितने व्यक्ति को दिया जा चुका है? 54। तो 54 में से ये 5 क्या है? बिहार से 5वां व्यक्ति, यानी बिहार से कुल कितने व्यक्ति को भारत रत्न मिला है? एकदम याद रखना है, कांग्रेस हाथ छाप 5 व्यक्ति को मिला है भारत रत्न। वो 5 के बारे में हम जिक्र कर देंगे, बता देंगे, याद हो जाएगा। पहले हम आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। उन्होंने वर्ष 1970, 71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री, ये बात पे ध्यान देना है। यहीं पर कभी कभी गलत कर देगा, 9वां दे देगा, 10वां दे देगा, 8वां दे देगा, 7वां दे देगा। तो कह रहा है 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। क्या ये सही है? नहीं। क्या पवन, तुम तो मारेगा उपयुक्त सभी। सही है, ये भी सही है। 11वें मुख्यमंत्री थे, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, 70, 71 में, 77, 79 में 2 बार रहे थे। एक बार डिप्टी पीएम रहे थे, उप मुख्यमंत्री। ठीक है ना। अगला तक क्या है? उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जब तीनों कथन सही है तब उपयुक्त सही। अब बताइए, यहाँ पर सवाल जानना है। ये तो हम जान गए 70, 71, 79 के बार मुख्यमंत्री रहे थे, ये याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण। क्या क्या याद रखना हम बता देते हैं। 2 बार सीएम, केम्मा सीएम, 11वां सीएम, ये याद रखना है। ठीक है, इस कब कब रहा था वो तो यहाँ दिया हुआ है, ये उसको याद रखिएगा। ठीक है, एक बार उप मुख्यमंत्री, ये भी याद रखिएगा। एक बार डिप्टी सीएम, एक बार उप मुख्यमंत्री। अब एक सवाल आ रहा है कि 5वें व्यक्ति हैं, ये पूछेगा, सवाल पूछने की संभावना है। तो बिहार के 5 व्यक्ति का नाम बताइए। आप बताइए शीतल। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद नहीं, फुल स्टॉप। आप बताइए शंभू। नहीं पता, आप बताइए। कृष्ण मोहन जी आप बताइए। अमरिंदर जी आप बताइए। चलिए, अच्छा वो तो ऊपर नीचे, चलिए ठीक है, 2 हुआ। और उस्ताद बिस्मिल्लाह, ठीक है, नाम नहीं याद है। चौथा एक और, यही है। ठीक है, सबसे पहला नाम लिखिए, डॉक्टर वीसी राय, विधान चंद्र राय, बिहार से भारत रत्न प्राप्त करता। लिख लीजिए, बिहार से भारत रत्न।
इनका जन्म बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था वीसी राय का जन्म? बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, आधुनिक बंगाल के निर्माता इन्हीं को कहा जाता है। याद रखो, कभी सवाल आ सकता है, आधुनिक बंगाल के निर्माता किसको कहा जाता है? आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता डॉक्टर वीसी राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय। इसके जन्म दिवस पर ही मनाते हैं 1 जुलाई को। क्या 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस। क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस इन्हीं के जयंती पर मनाते हैं। उस दिन जन्म भी लिए थे 1 जुलाई को, 1 जुलाई को मरे भी थे। ठीक है, डॉक्टर वीसी राय बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आधुनिक बंगाल के निर्माता इनको कहा जाता है। और इनको मिला था कब? 1961। बांकीपुर में जन्म हुआ था, ग्रेजुएशन तक, इंटर तक यहीं पढ़ाई किए, लेकिन क्या किए, फिर चले गए बंगाल मेडिकल पढ़ाई करने के लिए। वहीं पर फिर जाके रह गए, वहीं राजनीति करने लगे, फिर वहाँ के मुख्यमंत्री बने। ठीक है ना, लेकिन जन्म इनका हुआ था बिहार में, इसलिए काउंट किया जाता है भारत रत्न लेने वाले में बिहार में। दूसरा होगा राजेंद्र बाबू। दूसरा कौन? राजेंद्र प्रसाद। कब मिला था? 1962। कब मिला था? 1962। तीसरा होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जेपी भी बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण, जेपी। ठीक है, 1999 में। कब मिला था? 1999 में। जयप्रकाश नारायण को कब मिला? 1999। राजेंद्र प्रसाद को कब मिला? विधान चंद्र राय को कब मिला? 1961। एक चौथा बच गए आपको, चौथा में है नाम बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, 2001। देखिए एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं, 5वें में है कर्पूरी ठाकुर। अगर ऑप्शन 5 रहे तो 5 मारिएगा, ऑप्शन 4 रहे तो 4 भी मारिएगा, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को टेक्निकल रूप से यूपी में मानता है। ये डुमरांव के रहने वाले बक्सर के थे, लेकिन ये फिर जाके यूपी में बस गए, लेकिन जन्म के आधार पर है तो इसलिए इसको बिहार मानता है, लेकिन टेक्निकली रूप से ये यूपी में आते हैं। तो इस तरह से दिमाग में ये चीज़ों को सेट रखिएगा। ठीक है ना। बनारस घराना के बहुत बड़े क्या थे ये? शहनाई। कौन क्या चीज बजाते हैं? शहनाई वादक। हाँ, इतना हो गया आपको भारत रत्न से रिलेटेड कर्पूरी ठाकुर के बारे में। 1977 में एक महत्वपूर्ण घटना कर्पूरी ठाकुर करवाए थे, बिहार में शराबबंदी पहली बार। और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था कौन? बेंटिंग। आई क्या किए कर्पूरी ठाकुर? खत्म कर दिए। इनका कहना था, तर्क यही था कि अंग्रेजी पढ़ाई में बाधक हो रहा है, लोग मैट्रिक पास नहीं कर रहे हैं। 6ठा से 8वां से मैट्रिक अंग्रेजी का पढ़ाई जो होता है ना, तो 1-2 साल में लोग नहीं पढ़ पाता है। अब मैट्रिक में सब क्या हो जा रहा है ना, अंग्रेजी में अटक जा रहा है, और लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। मैट्रिक पास ही नहीं कर रहा, लोगों में ऐसा क्रेज हो रहा है कि कम से कम लड़की मैट्रिक पास होनी चाहिए, तब कहा कि ये उपाय है, दिया कर अंग्रेजी हटाइए। तो तब ये से लेकर अभी तक आ रहा है। क्या देखते होंगे 10th में मैट्रिक में इंग्लिश का मार्क्स जुटता है, सिर्फ पास करना है, नंबर कोई मायने नहीं रखता है। तो यही कर्पूरी ठाकुर का देन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो मिला है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, साहित्य अकादमी से सवाल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, आगे भी पूछने की संभावना। सबसे पहला है मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका, ये नाम है रिंकी झा ऋषिका को, उनकी कविता संग्रह एक थी नदी घाटी सभ्यता। नदी घाटी सभ्यता एक कविता का संग्रह है। उसके लिए कहा गया कि मैथिली भाषा में, किस भाषा में? मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, युवा यूथ, नॉट साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी एक अलग पुरस्कार होता है जिसमें बूढ़ा सबको देता है, बूढ़ा सबको, और ये युवा पुरस्कार है, कम उम्र वाले, यंग जनरेशन वाले साहित्यकारों को दी जाती है। तो किस भाषा में? रिंकी झा, मैथिली भाषा में। किस कविता संग्रह? नदी घाटी सभ्यता, यह भी याद रखना है, नदी घाटी सभ्यता रिंकी झा को मिला है, बिल्कुल सही। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा है मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण झा, ये भी हैं डॉक्टर नारायण झा मैथिली के,
उनका बाल कथा, बच्चों का एक कथा संग्रह का नाम है अनार। अनार फल होता है ना एक अनार जी, पता है कि नहीं? खाए हैं अनार? अनार खाए हैं? खा लिए? हाँ, पोमीग्रेनेट बहुत ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन उसमें डायरेक्ट बनता है, बहुत खाना चाहिए। तो ये अनार उनकी क्या थी, कीर्ति थी, क्या था? बाल कथा संग्रह, बच्चों के कहानियों का संग्रह अनार। उसी के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल सही। नारायण झा, रिंकी झा, नारायण झा, रिंकी झा। रिंकी झा को कौन सा कीर्ति के लिए? नदी घाटी सविता। ये क्या है नदी घाटी सविता? कविता संग्रह। एक बाल कथा संग्रह अनार के लिए नारायण झा को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कह रहा कि कौन सा कथन सत्य है, दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और जान लो, जब मैथिली का जान लियो तो हिंदी का भी जान लो और अंग्रेजी का भी जान लो। शायद पिछले क्लास में मैंने बताया था, हिंदी में मिला था किसको? गौरव पांडे को। अंग्रेजी में मिला था किसको? के वैशाली को। गौरव पांडे को हिंदी और के वैशाली को अंग्रेजी। गौरव पांडे की कृति थी साहित्यों के बीच घिरी है पृथ्वी। इसका कृति का नाम है साहित्यों के बीच, याद रखिएगा, साहित्यों के बीच घिरी है पृथ्वी। और इसका भी जानना है के वैशाली का अंग्रेजी का, द होमलेस। द होमलेस के वैशाली की कृति है, उपन्यास है। ये गौरव पांडे का साहित्यों के बीच घिरी है पृथ्वी। हिंदी का, अंग्रेजी का, मैथिली का, 3 डाटा आ गया है, एकदम याद रखिएगा। हिंदी के लिए किसको? गौरव पांडे। अंग्रेजी के लिए किसको? के वैशाली। मैथिली के लिए किसको? अब बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछेगा तब नारायण झा। आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, आप लोग को नहीं पढ़ाया, यूट्यूब पे वीडियो डाला है। अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, देखा पूछते जानता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो देखा है या नहीं। वो वीडियो में डाला हूँ पार्ट 2 करके, महत्वपूर्ण सूचकांक। यही इसी से पूछते हैं, ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है, ओवरऑल में कौन सा? नहीं देखे वीडियो? आप देखें? आप धनु जी? लेकिन दिमाग में नहीं है, देखे हो? बताओ, ओवरऑल में सबसे, सब इंस्टीट्यूट, विश्वविद्यालय, सब श्रेणी में से कौन सा संस्थान सर्वश्रेष्ठ रहा NIRF रैंकिंग में? IIT। ठीक है, एक बार वीडियो जाके देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण सब सूचकांक है। ठीक है, ज़्यादा टाइम है नहीं तो अभी हम पूछताछ करेंगे। तो यहाँ कह रहा, कथन कह रहा, NIT पटना की आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी, यहाँ कह रहा आर्किटेक्चर श्रेणी में रैंक 27वीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। NIT पटना का रैंकिंग 27वां है। ये ओवरऑल नहीं समझना है, किस कैटेगरी में? आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में। अगला है एम्स पटना की ओवरऑल रैंकिंग 99 है। एम्स पटना की ओवरऑल रैंकिंग क्या है? 99, सही है, रैंकिंग 99 है। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है, वो कृषि श्रेणी में इसका रैंक कितना है? 36वां है, ये भी सही है। अगला है IIM बोधगया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो बोधगया में है, वो मैनेजमेंट कोटा में श्रेणी में, प्रबंधन श्रेणी में रैंक क्या है? 55वां है। ये कथन क्या है? गलत है। ये रैंक 55वां ना देकर ये रैंक इनका है 33वां। कौन सा रैंक है? 33वां रैंक है, लिख लीजिए। कैसे, कितना रैंक है? 33वां। ओवरऑल टॉप 100 की सूची में IIT पटना का रैंकिंग सबसे टॉप पर रहा, 73वां स्थान। IIT पटना बिहार की तरफ से पूछ देगा कि ओवरऑल रैंकिंग में सबसे टॉप स्थान पर कौन सा रहा, तो IIT पटना 73वां। और टॉप 100 में कौन सा रहा?
ओवरऑल मद्रास बिहार वाला मैं नहीं पूछ रहा, हम बिहार से पूछ रहे हैं कि बिहार से टॉप 100 में कौन दूगो रहा। अरे एगो यहाँ नहीं लिखे हो जी, यहाँ ओवरऑल रैंकिंग यानी क्वेश्चनों आप लोग नहीं पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं खाली। पूरा कथा सुन लिया, लास्ट में पता सीता जी कौन थी, राम भगवान की माई थी कि पत्नी थी। ध्यान से कान नाक आंख सब खोल के पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है एम्स पटना की ओवरऑल रैंक 99। यही से जानते हैं ह्यूमन एरर एग्जाम में होता है। लगेगा कि अरे ये चीज लिखा हुआ था, अरे हाँ देखबे नहीं किए जा, तब पछताने क्या होगा। वहाँ नहीं दिखता है, घर में आने के बाद सब दिखने लगता है। कभी कभी होता है दृष्टि भ्रम इसको कहते हैं। जैसे क्या होता है ना, कोई भी मैथ उथ बनाइएगा, मैथ में ज़्यादा होता है। जैसे अगर 33 लिखा हुआ है तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि ये 33 ना होकर 43 है। और जब भी आप उसको देखिएगा तो बनाइएगा मैथ ने, तो 33 को आप 43 से मान लेकर बना रहे हैं और आंसर मिल ही नहीं रहा है। 20 बार चेक कर रहे हैं, 10 बार चेक कर रहे हैं, लग रहा है कहाँ गलती हो रहा है, सब प्रक्रिया सही है। तो वहाँ है कि वो आप 43 की जगह पे 33 की जगह पे 43 देख रहे हैं। ये सब दृष्टि भ्रम होता है। एक हमारे टीचर हुआ करते थे साइंस में, जब पढ़ते थे इंटर में, तो जब भी आते थे बोलते थे कुछ और लिखते थे कुछ। कार्बन बोल रहे हैं, लिख रहे हैं ऑक्सीजन। फिर हम लोग बोलते थे सर ओ क्या हो, सर आप यहाँ ओ लिखे हैं, तो ओ अच्छा कार्बन, अच्छा ठीक है सी। फिर बोल रहे हैं ऑक्सीजन और लिख रहे हैं एच हाइड्रोजन। कभी कभी होता है वो लिखने बोलने का। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आंसर निकल गया, क्या होगा आंसर, डी। लो फिर लोकसभा चुनाव आ गया, मतलब यहां आ गया लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है, कितना सांसद को, बिल्कुल सही, आप लोग को पता है 8। 8 में भी याद रखना है 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री। नाम भी याद रखिएगा, 4 केंद्रीय मंत्री कौन कौन, गिरिराज सिंह, ललन सिंह, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। एकदम याद रखिएगा, गिरिराज सिंह बिहार के लिए सब महत्वपूर्ण है, ललन सिंह, चिराग पासवान और एक हमारे जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी। 4 गो राज्य मंत्री कौन कौन, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, एक राजभूषण चौधरी, एक और है सतीश चंद्र दुबे, सतीश चंद्र दुबे। ये आपको 4 गो राज्य मंत्री हैं। ये कौन से मंत्री हैं, राज्य मंत्री। और ये 4 हैं आपको कैबिनेट मंत्री, सब केंद्र में है, कैबिनेट मंत्री। 4 ये 4 ये, ठीक है। दे देगा इनमें से कौन मंत्री नहीं है, याद रखिएगा। उसमें लगेगा क्या तरीके से, नाम तो पता ही नहीं था। सबसे अधिक वोट से जीतने का रिकॉर्ड, सबसे अधिक वोट से लोकसभा में जीतने का रिकॉर्ड इसी को है। और सबसे कम वोट से जीतने का रिकॉर्ड सिवान से, सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी। सबसे अधिक नोटा कहाँ पड़ा, आगे आएगा क्वेश्चन, देखो है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया, बहुत सुंदर। डायल 112 शुरू करने से क्या हो गया कि एक ही जगह हमारा क्या हो गया, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, पुलिस और फायर। पहले सबके लिए क्या क्या होता था, अलग अलग नंबर होता था। अब डायरेक्ट 112 डायल कीजिए, आपको 20 मिनट के अंदर सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, महिला लोग खासकर इसका ज़्यादा लाभ उठा रही है। जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से तुरंत उसके पास किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, 112 डायल कीजिए, आपकी सहायता के लिए बिहार पुलिस तैयार रहेगी। तो ये 6 जुलाई 2022 कब से शुरू किया गया उद्घाटन, 6 जुलाई 2022 से। 6 जुलाई 2022।
आगे देखते हैं, बिहार का पहला ट्रांसजेंडर, एकदम महत्वपूर्ण सवाल, बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बना बनी? बना बनी पता नहीं, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप ये बनी है बिहार की पहली महिला, और ये बिहार ही नहीं, वर्ल्ड हम उतना काहिल जाएंगे, भारत का रखिए, भारत की ये पहली है, ठीक है। अब पूछ सकता है, देखिए इसका संबंध किस जिला से है? बांका का पंजवाड़ा गांव, वहीं की रहने वाली, ठीक है ना। ये बांका का रहने वाली, इसकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? कहाँ हुई इसकी पहली पोस्टिंग? समस्तीपुर। क्या बोले? थाना, वो हमको भी नहीं पता, लेकिन है अभी हेडक्वार्टर में ही होगी, समस्तीपुर थाना में होगी। तो ये बांका की रहने वाली, पोस्टिंग समस्तीपुर, बिहार की नहीं, भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर मानवी मधु कश्यप, ठीक है। यहीं पटना में रह के तैयारी की थी। हाँ, जिनके पास पढ़ी हो, बात सही है, पढ़ी है उन्हीं के पास। अगला देखेंगे, किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया? बहुत ही वीवीआई सवाल, इसलिए कि ये पहला ऐसा पर्वतारोही, पहला बैसाखी के सहारे, सोचिए, पहला बैसाखी के सहारे चढ़ने वाला, बैसाखी के सहारे चढ़ने वाला है यह, कोई भी किला फतह करने वाला, कोई भी किला पर बैसाखी के सहारे चढ़ने वाला ये पहला व्यक्ति है उदय कुमार। छपरा का रहने वाला, कहाँ का रहने वाला? सारण, छपरा का। ट्रेन एक्सीडेंट में इनका एक पैर कट गया, और कोलकाता में ये जॉब करते हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं, जानते हैं क्या? हाँ, उदय कुमार, सारण छपरा के रहने वाले। पूछ सकता है किस जिला से संबंध है इनका? सारण छपरा से। अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल? पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? पीएम ई बस सेवा में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? क्या होगा आंसर? 6 शहरों को शामिल किया गया है। कौन कौन शहर है? पूर्णिया, पहले पटना लिखिए, पटना, पूर्णिया, भागलपुर, पटना, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर। छह शहरों को शामिल किया गया है। लिख लिए? आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? एक चीज बताएंगे, आप लोग इसका आंसर फटाक से दे दीजिएगा। यही है कि आमंत्रित सदस्य जो होते हैं कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही होते हैं। तो आप बताइए चारों में से कैबिनेट मंत्री कौन कौन है? अभी तुरंत चर्चा किए थे, चिराग पासवान है ना, ठीक है, जीतन राम मांझी भी हैं, राजीव रंजन सिंह भी हैं। तो ये हमारा आंसर क्या कर रहा है? क्वेश्चन सदस्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर कहाँ के सांसद हैं? सीतामढ़ी के सांसद हैं, ठीक है। किस पार्टी के? जेडीयू के, ठीक। क्या? अर्जुन राय। अगला है, बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रो टर्फ कहाँ बना है? बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रो टर्फ कहाँ बना है? एस्ट्रो टर्फ क्या होता है? पढ़ तो लिए, याद कर लिए, राजगीर निकल गया आगे। एस्ट्रो टर्फ का मतलब पता है? क्या होता है एस्ट्रो टर्फ? व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रो टर्फ? कोई बताइए। एस्ट्रो टर्फ वैसा मैदान को कहा जाता है जहाँ कृत्रिम घास होता है, आर्टिफिशियल, उस पर घास लगाया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है जमीन से घास का, उसका जो है ताकि घर्षण उस पर कम हो,
खेलने में आसान हो, देखने में अच्छा हो, प्रैक्टिस करना आसान हो, बिहार के खिलाड़ियों को अच्छा मौका मिले खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने बाहर न जाना पड़े, इसलिए यहाँ पे इसका निर्माण किया गया, डेवलप किया गया, बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? राजगीर में। एस्ट्रो टर्फ हॉकी बनाया गया है राजगीर में। वही होता है, कृत्रिम घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है ना, जानकारी के लिए रखिएगा। अगला है, बिहार सरकार द्वारा 50 आरक्षण 50 से अधिक करने का फैसला को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया है और उसको रद्द कर दिया गया है हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया है। तो 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 50% से बढ़ाकर कितना किया गया था? 65 प्लस 10%। कौन 10%? EWS। तो टोटल कितना आरक्षण हो गया था बिहार में? 75%। बचा कौन चीज? यहाँ सब आरक्षण ही दे दीजिएगा तो बचेगा 25%। तो कहीं ना कहीं इसमें संतुलन करने का, और अभी तो 75 है, एक इससे भी बड़े बाबा हैं, बाबा घोरकर है छत्तीसगढ़, वो आरक्षण दिए हुए हैं 76%। सोचिए 76% आरक्षण, वहाँ भी चल रहा है मामला सुनवाई का। SC और ST को बहुत ज़्यादा आरक्षण वहाँ दिया गया है। कर ये सब कुछ राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक बातें होती हैं, उसी के तहत ये दिया जाता है। तो बिहार में 65% था, जिसको कि चुनौती दिया गया अभी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट इसको क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, जो नया डाटा आएगा उसको देखेंगे, फाइनल कितना आरक्षण दिया जा रहा है। नगी और नैक्टी ये दो गो हैं रामसर साइट। तो कह रहा है कि दोनों के बाद भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? 80। देखो, ये दोनों के मिलने के बाद हो गया संख्या 83। 2022 में ये दोनों को मिला था। कब दोनों को मिला था? 2022। और 2024 में 3 और को मिला है। तो वर्तमान अगर पूछेगा तो वर्तमान में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? याद रखना, वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है? काजू बेक है, तवा परियोजना है, ये सबको मिला है, अभी नया में रामसर साइट में शामिल किया। हाँ, ये तीनों को, तो टोटल हो गया 85। 2 गो बिहार के जमुई जिला में, दोनों नागी नकटी, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नागी पक्षी अभ्यारण्य अभ्यारण्य, और एक नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ये दोनों कहाँ है? बिहार के किस राज्य में? दोनों जमुई में है। कहाँ है? दोनों जमुई में है। और बिहार से पूछेगा कुल कितना है, एकदम याद रखिएगा, बिहार से कितना है? 3 गो है। कौन कौन? एगो हो गया एक कांवर झील। कहाँ है कांवर झील? बेगूसराय। याद रखिएगा कहाँ है? बेगूसराय कांवर झील, बेगूसराय। तो कांवर झील हो गया, एक नागी पक्षी हो गया, एक नकटी पक्षी हो गया बिहार से। तो बिहार से कुल कितना? 3। तो अभी बिहार का दोनों शामिल होने के बाद हुआ था 82, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का 2 गो दिया गया। तो वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? 85, 85 हो गई। ठीक है, लिख लिए इतना। रामसर साइट जानते ही होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर आ गया NRI फिर रैंकिंग है ना। इसका तो लगता है डिस्कशन हम करवा ही दिए अभी। IIT पटना के बारे में बताए थे ना कि टॉप 100 में था ओवरऑल, 33 था IIT में मैनेजमेंट वाला, बोध गया वाला, ये 73वां था। और इंजीनियरिंग सेक्शन में 34वां और ओवरऑल 73वां। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? IIT पटना। और ओवरऑल रैंकिंग कितना? 73वां। और वहीं बताए थे एम्स का 99वां ओवरऑल। ठीक है, अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। GI टैग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार में GI टैग। वहाँ पर लोगों को, किसानों को समझाया जाएगा कि भाई अगर भौगोलिक कुछ संकेतक के बारे में कि क्या विशेषता है, कैसे मिला जाता है, नहीं मिला जाता है, तो इससे किसानों को लाभ पहुँचेगा। बिहार में ये पहली बार ऐसा बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबीर नहीं सबौर, ये है
सबौर। भागलपुर कहाँ है? भागलपुर। सिर्फ शहर दे देगा तो भागलपुर सबौर भी याद रखना है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय। बहुत ही सुंदर प्रयास। जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है कह रहा है। डिप्टी सीएम बिहार के सुशील मोदी, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। क्या कह रहा है? पहली बार वह पटना सेंट्रल से विधानसभा पहुंचे थे। पटना सेंट्रल से पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। पटना सेंट्रल यानी पटना मध्य। पटना मध्य, जिसका वर्तमान में क्षेत्र है कुम्हरार। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है ना वर्तमान में, उसका पहले नाम था पटना मध्य। जो अभी पटना साहिब है उसका था पटना पूर्व, और पटना पश्चिम जो का नाम है बांकीपुर विधानसभा बन गया। ठीक है ना, तो ये कुम्हरार सही है। 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, और वहीं लालू प्रसाद क्या थे? महासचिव थे। यानी सुशील मोदी अध्यक्ष थे और लालू प्रसाद महासचिव थे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ 1973 में। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि जस्ट अपोजिट हो गया। लालू यादव अध्यक्ष थे और सुशील मोदी महासचिव थे छात्र संघ के। ठीक है, अगला है कि लालू प्रसाद पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, लालू महिमा। क्या ये सही है? सही है? गलत है, बताएंगे। पहली बार वह 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे। बिल्कुल सही। नीतीश की गवर्नमेंट जब आई थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो उसी में सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने थे, उप मुख्यमंत्री। तो ए और डी सही है, ए और डी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए और डी, सी नंबर। अब कहिएगा पहला तो हम बता दिए कि लालू यादव अध्यक्ष थे, तो वो थे महासचिव, इसमें उल्टा दे दिया। एक पुस्तक था लालू महिमा, इन्होंने पुस्तक लिखी है, जरूर लिखी है, लेकिन लालू महिमा नहीं, लालू लीला। देखिए लीला और महिमा में कितना डिफरेंसेस आ गया। लीला मने होता है क्या? कर्मकांड करना, गलत काम करना। अब महिमा मतलब होता है गुणगान करना। तो सुशील मोदी जब अपोजिशन में है तो गुणगान करेंगे? लालू जी के लीला ही बताएंगे ना, क्या क्या लीला किए हैं लालू जी, कैसे कैसे वो अति घोटाला में उनका नाम आया। तो यही है लालू लीला की पुस्तक। कौन लिखे हैं लालू लीला? एकदम महिमा देगा, कंफ्यूज नहीं करना है, लालू लीला ये याद रखना है। ठीक है ना, पुस्तक के लेखक सुशील मोदी। इसका अनावरण पुस्तक का किए थे, केंद्रीय मंत्री थे उस समय रविशंकर प्रसाद, जो भी पटना साहिब के सांसद हैं। ठीक है, अगला चलो आगे बढ़ो। क्या है? बिहार राज्य स्थित सीमेंट स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है। किस जिला में है? पूर्णिया में। ये सीमेंट स्टेशन वीरी स्टेशन रखा गया है। भैंसा सबका, सांड सबका स्पर्म को एकत्रित करके और गाय का नस्ल का वो तैयार किया जाएगा, उसको ए ग्रेड का दर्जा दिया गया। कौन ग्रेड का? ए ग्रेड का दर्जा। ये स्टेशन है पूर्णिया में, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा ये दिया गया है। याद रखिएगा कि किस राज्य जिला में है सीमेंट स्टेशन? पूर्णिया में। कौन सा दर्जा दिया गया है? ए ग्रेड का दर्जा। आगे देखेंगे, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया? तो देखिए ये बैठक का आयोजन कोलकाता में किया गया, यहाँ से शुरुआत हुआ है, लेकिन ये जो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 होगा, इसका आंसर होगा पटना में। तो जैसे सवाल पूछेगा वैसे जवाब दे दीजिएगा। ये बिजनेस कनेक्ट जो होगा वो पटना में होगा, लेकिन इसका आयोजन मतलब वहाँ से शुरुआत हो चुका है रोड शो से कि इसका आयोजन होगा, इसका आयोजन होगा, तो सब जगह चल रहा है, सब उद्यमी को जोड़ते जा रहा है कि बिहार में पटना में होने वाला है, बिहार पटना में होने वाला है। यही 19-20 दिसंबर को होने वाला है, अभी कुछ दिनों के बाद, 10 दिन के बाद होने वाला है, 12 दिन के बाद। तो ये पटना में होगा। अगर सिर्फ पूछेगा कि बिजनेस कनेक्ट कहाँ होगा, तो हो जाएगा पटना। लेकिन कहाँ आयोजन किया गया, कि बैठक के बारे में कि कहाँ आयोजन होगा फैसला लिया गया, तब इसका आंसर क्या होगा?
कोलकाता, इसलिए दोनों चीज़ लिख लीजिएगा, किताब में आंसर गलत दिया है। अगला देखेंगे, फिर आ गया देखिए कजरा लखीसराय सौर की लागत कितना बताए थे, 1470 करोड़ बताए थे ना, अभी लिख लिए थे ना। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1470 करोड़ इसका आंसर होगा। अगला है, बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला डिपार्टमेंट, पहला विभाग बना। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। जीएसटी टैक्स फ्री यानी जितना भी काम किया है उस विभाग में जीएसटी में टैक्स देते हुए, कहीं भी कोई डिफॉल्टर नहीं है, जहां जहां जीएसटी देना पड़ा वो जीएसटी देते चला गया वो डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट है, पहला डिपार्टमेंट बना जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। कौन डिपार्टमेंट है? जल संसाधन विभाग। जल संसाधन मंत्री कौन है? बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, याद रखिए सब। हैं वहीं सराय रंजन से जीते हैं, समस्तीपुर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। तो ये जल संसाधन डिपार्टमेंट, ठीक है। अगला देखते हैं, हाँ, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन कर रहा है सत्य है? अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है, देखिए इसी तरह का कथन कारण करके 2, 4, 5, 10 सवाल देगा जो कि आपको फंसाएगा। कौन सही है, कौन गलत है, इसी तरह करके इनमें से एक, इनमें से दो, एक, दो, दोनों, एक से अधिक। तो क्या है? शांभवी चौधरी बिहार के जमुई सीट से युवा सांसद बनी है। क्या ये कथन सही है? नहीं है। शांभवी चौधरी जो है ये आपको कहाँ से जीती है? समस्तीपुर से जीती है, युवा सांसद है, बिल्कुल सही जवाब बात है। लेकिन ये जमुई से ना जीतकर जीती है समस्तीपुर से। जमुई से जीते हैं कौन? अरुण भारती। अब क्या कहता है? आरजेडी को 4 सीट मिला है, बिल्कुल सही, 4 सीट मिला आरजेडी को। कौन कौन सा मिला है आरजेडी को? औरंगाबाद, याद रखिएगा, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र और एक जहानाबाद। ये 4 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल विजय हुई थी, तो इसलिए ये कथन क्या है? सही है। अगला करा, बिहार से 2 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। देखो तुम हैं, एक गो कौन? पप्पू यादव। तो ये भी कथन हमारा क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल भी। एकमात्र सांसद जो निर्दलीय चुने गए हैं कौन है? राजेश रंजन। कहीं ऑप्शन में दे देगा ना राजेश रंजन तो भौंक जाइएगा। इसी का नाम है पप्पू यादव। जानते थे? आप लोग तो जानवे कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बढ़िया नेता यही है, कोई नेता है तो यही है। अगला देखेंगे क्या है? आईआईटी पटना में शिक्षा अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू किया गया है कि कैसे और डेवलपमेंट हो स्टडी के मामले में, क्या क्या रिसोर्सेस और हो सकता है। तो विदेशी कोई कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, उससे जो आईआईटी पटना जो है टाई अप किया है, समझौता किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह। आपको पेट्रास यूनिवर्सिटी है ग्रीस में। कहाँ? पेट्रास यूनिवर्सिटी, ग्रीस, यूनान। पेट्रास यूनिवर्सिटी कहाँ है? ग्रीस में। पेट्रास यूनिवर्सिटी के साथ कौन सा साथी किया गया? किस संस्थान ने किया? आईआईटी पटना। कैसे पढ़ाई और डेवलपमेंट कैसे हो, विकास हो, टेक्निक और हो, कैसे कैसे यहाँ के कुछ प्रोफेसर वहाँ गए हैं सीखने के लिए, जानने के लिए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार से 5 महिला सांसद बनी है, सही है? बिहार से 5 महिला सांसद बनी है ना? नहीं हो तो हाँ है। कौन है पांचों? तो फिर तो कैसे जानना जब याद नहीं है? हाँ हाँ, समस्तीपुर, ठीक है, 2। हम बीना देवी वैशाली,
नहीं, वो तो विधायक। एक पाटलिपुत्रा मीसा भारती, एक लवली आनंद शिवहर। 5 गो जीती है। ठीक है, 5 जीती है। अब क्या कर रहा है, सभी चरणों को मिलाकर कितना मतदान हुआ? अभी बताए थे 56.19% हुआ था। सही है ये भी। सबसे अधिक नोटा कहाँ हुआ था बिहार में? पटना साहिब में नहीं हुआ था, ये कहाँ हुआ था? गोपालगंज में, गोपालगंज। अब पूरे इंडिया की बात की जाए तो कहाँ होगा? इंदौर में नोटा पड़ा था। पूरे बिहार में, भारत में, और बिहार में गोपालगंज में 56% मतदान हुआ था। तो क्या है, ए और बी? 1 से अधिक है तो हम मारो 1 से अधिक। दिक्कत क्या है, 2 गो सही है तो 1 से अधिक आंसर होगा। ये क्या पूछा था? गलत कथनों का चाहिए वो। अच्छा, केवल बी तो नहीं नहीं सर, केवल सी। ये 3 नंबर ऑप्शन होगा। हाँ, 3 नंबर केवल सी, क्योंकि नोटा सबसे अधिक पटना साहिब में न चल के गोपालगंज में। ठीक, बाकी 2 कथन के बारे में क्लियर हो गया, दोनों सही है। अगला देखते हैं। 5 महिला वाला नाम जो है ना एकदम याद रखिएगा, सवाल पूछिएगा। अगला क्या है? प्रभाकर नंदन। पटना का कौन सा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया? सोचिए, 60 साल का आदमी, 60 से 64 वर्ष के आयु के कैटेगरी में कजाकिस्तान में तैराकी प्रतियोगिता हुआ था, वहां पे वो स्वर्ण पदक जीता है आंसर। तैराकी में स्वर्ण पदक, मतलब कि सीनियर कैटेगरी में 60 से 64 साल उसकी आयु के कैटेगरी में ये प्रभाकर नंदन, पटना का रहने वाला, ये तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। पटना का, बिहार का रहने वाला, और प्रभाकर नंदन कजाकिस्तान में हुआ था तैराकी चैंपियनशिप, उसी में जीता है। ठीक है, और ये बिहार के राष्ट्रीय राज्य तैराक एक होता है ना आयोग, क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएशन, तैराक एसोसिएशन है, उसके ये उपाध्यक्ष भी हैं प्रभाकर नंदन। तो ये तैराकी में क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं प्रभाकर नंदन, याद रखिएगा। बिहार में बकरी बीरी बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बकरी बीरी बैंक, 1 से 1 नस्ल का अब यहाँ पालन किया जाएगा। एकदम जस्ट यहीं पर पटना में, बगल में वेटनरी कॉलेज है ना। कहाँ वेटनरी कॉलेज? क्या हो जाएगा? बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना, यही होगा इसका आंसर। बकरी बीरी बैंक भारत में मथुरा के बाद, मथुरा के बाद कहाँ स्थापना किया जा रहा है? पटना में, याद रखिएगा। ठीक है, बकरी वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जगह पूछेगा पटना, और नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा? बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय। चलो आगे बढ़ो। बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्य सूचना आयुक्त, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, किसे नियुक्त किया गया है? 2 व्यक्ति को किया गया है, ब्रजेश मल्होत्रा और प्रकाश कुमार, मीनाक्षी कुमार और सिकंदर कुमार सुमन, आनंद कुमार और नितिन का कुमार, और फणीश्वर नाथ राय और विवेक प्रसाद। किसको बनाया गया है? आनंद कुमार और नीतिरा कुमार। एक पत्रकार हैं और एक मुख्य सचिव से रिटायर हैं, 2 व्यक्ति को बनाया गया। बताइए कौन? एक पत्रकार हैं प्रकाश कुमार, ये पत्रकार, और ब्रजेश मल्होत्रा पूर्व मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी थे बिहार के। ठीक है, यही दोनों बने हैं राज्य सूचना आयुक्त। ठीक है, अगर पूछ देगा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? ये तो सिर्फ सूचना आयुक्त हुआ, हम लगा दिए हैं मुख्य, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर त्रिपुरारी शरण, यही नहीं जी, त्रिपुरारी शरण रिटायर्ड IAS। लिख लो, मुख्य सूचना आयुक्त बिहार के कौन है? और 2 को सूचना आयुक्त, ब्रजेश मल्होत्रा और प्रकाश कुमार, पत्रकार, और ये चीफ सेक्रेटरी। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? क्या है? क्लीन प्रहरी ऐप, क्लीन एयर ऐप,
इको ऐप, वृक्ष रक्षा बंधन ऐप, नाम भी देखो ऑप्शन कितना अच्छा दिया है फंसने का। अगर पहली बार ये प्रश्न आपके सामने आएगा तो सच्चाई है कि इसमें जरूर फंसिएगा, सब नाम मिलता जुलता है। लेकिन इसका आंसर होगा क्लीन एयर ऐप, क्लीन एयर ऐप। ठीक है, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, ये 3 शहर में अभी ये ऐप सभी के एंड्रॉयड में इंस्टॉल करवा दिया गया है। यहाँ से लोग क्या करते हैं, सूचना देते हैं और उसका समाधान भी मांगते हैं कि यहाँ की एयर क्वालिटी खराब है, प्रदूषण यहाँ हो रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, उसका समाधान बताइए। वही ऐप के माध्यम से उन तक वो जानकारी पहुँच रही है। क्लीन एयर ऐप बिहार। ठीक है, अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया है। कोई किताब का नाम नहीं, सिर्फ एक किताब का नाम है, फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद। ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये बिहार विधान परिषद के द्वारा सभी उनके कविता कहानी का संग्रह करके एक संपादन किया गया है बिहार विधान परिषद के द्वारा। तो वही पुस्तक का विमोचन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। क्या है नाम, फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद। ये पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, 2024 में चुनी, देखिए फिर आ गया, अभी नाम ले रहे थे नाम हाजिर हो गया। चुनी गई महिला सांसदों का कहाँ कहाँ से चुनी गई है, देखिए लिस्ट आ गया। लवली आनंद कहाँ से चुनी गई है, शांभवी चौधरी समस्तीपुर, मिसा भारती पाटलिपुत्र, बीना देवी वैशाली, विजया लक्ष्मी कुशवाहा सिवान। ये 5 आ गया, अरेंज कर लीजिए। पहला का क्या होगा, 3, यानी सी। कहाँ गया ये, ए है, वो 3 नहीं है, ए है, ए। शांभवी चौधरी सी, 2 का सी, ये 2 आ रहा है, बी और डी। अगला है मिसा भारती पाटलिपुत्रा, ई, सी का ई होगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन होगा। 2 को 3 को इस तरह से निकल जाता है तो ऑटोमेटिक बन जाता है। 2 ही पर जा रहा था, बी और डी पर, 2 तक नहीं गया, तीसरा पे आ गया, जैसे क्लियर हो गया। बाकी के बारे में पता नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे विजया लक्ष्मी कुशवाहा सिवान और आपको बीना देवी वैशाली। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करें बताइए। बिहार में कुल 5 रामसल स्थल हैं। अभी तुरंत देखिए, हम इसलिए हम जान के चर्चा कर दे रहे हैं ताकि आगे टाइम कम लगे, सिर्फ निकलते जाना। बिहार में 5 रामसल स्थल हैं, नहीं है। कितना रामसल स्थल है, 3। अच्छा, नागी प्रकृति और नकटी जो है, ये क्या मानव निर्मित है रामसर स्थल, मानव निर्मित रामसर स्थल हैं, बिल्कुल है। मानव निर्मित दोनों रामसर स्थल है, वहाँ पर बनाया गया है, मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। आसपास के लिए लोगों के लिए सिंचाई के लिए भी सुविधा वहाँ होती है। तो ये मानव द्वारा निर्मित है, कृत्रिम नहीं है। दोनों है, दोनों मानव है। अच्छा, नागी प्रकृति और नकटी मानव, ये दोनों है क्या कि मानव का है, तो ये कथन के बारे में क्या हो जाएगा, मानव निर्मित। ये तो ऑटोमेटिक मानव है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नकटी के बारे में क्या, नागी के बारे में क्या कह रहा है, ये भी क्या है, मानव निर्मित। ये भी और ये भी, दोनों के बारे में ध्यान रखना है कि जैसे पूछे दोनों क्या है, मानव निर्मित। अगला है कांवर झील क्या है, रामसर स्थल कहाँ है, अभी तुरंत चर्चा किए थे, समस्तीपुर नहीं, कहाँ है, बेगूसराय। तो आंसर क्या निकलेगा बताओ तो। सही कथन का चयन करें, सही कथन ना। तो नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित, नहीं नागी भी तो मानव है, लेकिन दूसरा तो वो तो सही दे रहा था, ये भी क्या हो जाएगा, हाँ इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर ये को दोनों दे देता तो सही था। आईजीएमएस परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है, किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में जेपी नड्डा आए थे, देखे होंगे जस्ट रिसेंट में, अभी जेपी नड्डा भारत के स्वास्थ्य मंत्री आए थे। उन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्रीय नेत्र संस्थान आई नेत्र संस्थान का क्या किया, इन्होंने उद्घाटन किया, बहुत ही महत्वपूर्ण। किस परिसर में किया था, और दिया हुआ है आईजीआईएमएस में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो क्षेत्रीय नेत्र संस्थान कहाँ,
पटना दे देगा, कहाँ किया, दरभंगा, पटना, एम्स, भागलपुर, ऑप्शन इस तरह से दे देगा, तो क्या आंसर होगा, IGMS पटना। अगला देखेंगे, 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेता राज ने कितने पदक जीते, स्वर्ण पदक, लगातार एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी। मंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ था राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप, तो उसमें 3 स्वर्ण पदक ली थी। 50 मीटर बटरफ्लाई, 50 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर फ्री स्टाइल, तीनों में इन्होंने क्या लिया, स्वर्ण पदक लिया। पटना की रहने वाली माही श्वेता राज, गोला रोड, सगुना मोड़ के पास इसका घर है। दिल्ली में ये ट्रेनिंग कर रही है, वहीं रहती है। इसके पिताजी, माँ पिताजी सब यहीं रहते हैं। गोला रोड, जानते हैं गोला रोड, सगुना मोड़ से आगे जाइएगा तो गोला रोड है, वहीं की रहने वाली। 3 स्वर्ण पदक, माही श्वेता राज, एक उपलब्धि। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। हर महीना ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, 7 निश्चय योजना जो बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हर घर हरियाली योजना, नल योजना, सबके तहत पूरा रैंकिंग किया जाता है 100 अंक का। 100 अंक में से कितना किसको रैंक मैंने नंबर आया, उसी के अनुसार पूरे जिला का रैंकिंग किया जाता है। बकार कौन जिला अथी है जी, बांका को लिख दिया बकार। अच्छा ठीक है, बांका, नालंदा, अररिया, पटना, तो कौन सा जिला सबसे टॉप पर रहा। टोटल मार्क्स लाया था वो 76 या समथिंग लाया था, 100 में 76 लाया था। क्या उस जिला के लोग यहाँ उपस्थित हैं, ऐसी मुझे जानकारी है। बांका के कोई हैं बांका के किन्हीं का घर है, नहीं। नालंदा किन्हीं का घर है, नहीं। अररिया किसी का घर है हाँ। पटना तो घर किसी का, प्रॉपर पटना के कोई हैं, नहीं है। तो यहाँ कौन सा जिला का मिला, मार दो अररिया। अररिया इज द राइट आंसर। सबसे नीचे मधुबनी, सबसे लो रैंकिंग पे किया। देखिए संजोग, देखिए हम पहले बोल दिए थे कसी तीनों जिला में से यहाँ कोई नहीं है। वैसे पटना के निवासी हम लोग सब आधा निवासी माने जाएंगे क्या, क्योंकि आधा कर्मभूमि तो हमारा यही है। जन्मभूमि भलो अलग है, लेकिन कर्मभूमि तो हम लोग का यही है, सब काम तो हम लोग यहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए इतना सारा क्वेश्चन था। तो इतना क्वेश्चन में से आप लोग थोड़ा कोशिश यही करना है कि एक बार और सोने के पहले या उठते के साथ एक बार ये वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एग्जाम में कुछ सवाल तो जरूर देखने को मिलेंगे, और एक बार यहाँ सुने, एक बार पढ़े, एक बार देखे, 2 से 3 बार जब किसी चीज़ों को देख लेते हैं तो वो चीज़ें पढ़नी आसान हो जाती हैं। मैंने आप लोगों से पिछले क्लास में कहा था, बंद कर दो वो, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को कहा था कि इस तरीके का एग्ज़ाम तक क्लास चलते रहेगा, और